नमस्कार साथियों, आप सभी महानुभावों का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो हमने भाषा भाग 1 में भारोपी परिवार की 10 शाखाओं जिसमें शतम और केंतुम वर्ग जो कि जॉन ब्रैंडले के द्वारा विभाजन किया गया था, तो उसी शतम वर्ग का एक शाखा है भारत ईरानी शाखा। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, भारत और ईरान की धरती पे जो भाषा बोली जाती थी वह आर्य शाखा के अंतर्गत आती है। तो पहले के जो आर्य थे वे भारत और ईरान की जो भाषा थी वह लगभग एक थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता गया और भाषा अपने रूप को बदलती गई और आज भिन्न भिन्न भाषाओं के रूप में सामने प्रकट है। तो भारतीय ईरानी आर्य शाखा को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। एक है भारतीय आर्य शाखा, एक का नाम है भारतीय आर्य शाखा, दूसरे का नाम है ईरानी, तीसरे का नाम है दरद। दरद जो है पर्वत प्रदेश की जो भाषा थी जिसे पैसाची क्या कहा जाता है, पैसाची, ये प्राकृत पैसाची थी। इसको आप पैसाची या पैसाची प्राकृत भी कह सकते हैं के नाम से दरद, ये माने उत्तर और पश्चिम का जो पर्वत प्रदेश था, जहाँ आज सिंध है, अफ़गानिस्तान है, कश्मीर का जो क्षेत्र है, इसको लेते हुए जो पर्वत प्रदेश में भाषा बोली गई उसका नाम दरद था। इसी तरह से ईरान में भी 2 भाषा था, एक अवेस्ता की भाषा, अवेस्ता एक धार्मिक ग्रंथ है, दूसरा है प्राचीन फारसी भाषा। तो यही फारसी भाषा, ये अवेस्ता की भाषा है। इसी से अरबी और फारसी बाद में हुआ, क्योंकि एक विद्वान थे, ऋषि थे या पैगंबर कह लीजिए, उनका नाम था जरथुस्त। ये जरथुस्त साहब 7वीं 8वीं शताब्दी में, 7वीं 8वीं ईसा पूर्व में ये एक ऋषि थे और इन्होंने इसके ऋषि जरथुस्त के पूर्व जितने भी लोग थे भारत और ईरान वाले, ये यज्ञ परायण थे और देवोपासक थे, माने देव की उपासना करते थे, मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा करते थे और इनके भिन्न भिन्न देवता थे। लेकिन जब ऋषि जरथुस्त हुए तो ये एक जो परंपरा चली आ रही थी धर्म की और संस्कृत की, उसमें ये बहुत आमूल-चूल परिवर्तन ला दिए। और जो देवता थे, ये परिवर्तन इस तरह से लाए कि देवता को राक्षस बना दिए और जो राक्षस थे उनको ये देवता बना दिए। मतलब ऋषि जरथुस्त के जो अनुयायी थे ये यज्ञ परायण लोग नहीं रह गए, ये यज्ञ को मानना बंद कर दिए और देव की उपासना भी करना बंद कर दिए। और जो पहले, जैसे अब देखिए ऋग्वेद में, वैदिक संस्कृत माने ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में देवता का नाम आप लोग सुने होंगे वरुण, प्राचीन देवता हैं इंद्र। इनका संबोधन राक्षस नाम से किया गया था, माने राक्षस को ही देवता समझा जाता था ऋग्वेद में। लेकिन जब ऋषि जरथुस्त ने राक्षस को देवता बना दिया और देवता को राक्षस कर दिया, तो आगे चलकर संस्कृत में भी ये परिवर्तन देखा गया और देवता जो राक्षस हैं अब वे राक्षस के ही पर्यायवाची हो गए। राक्षस के पर्यायवाची हो गए। तो ये ऋषि जरथुस्त ने बहुत सारा परिवर्तन लाया और ये जो भारतीय आर्य थे ये हिंदू संस्कृत की तरफ बढ़ गए और ऋषि जरथुस्त के बाद में अनुयायी होते 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 जब मोहम्मद शाह पैदा हुए तो इस्लाम लेकर आ गए। तो ये विरोध का जो मेन दीवार
पैदा करने वाले ऋषि जरथुस्त्र थे। अब देखिए, तो भारतीय आर्य भाषा, ये भारतीय आर्य भाषा को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 3। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। अब प्राचीन आर्य भाषा में 2 वर्ग हैं। एक है वैदिक संस्कृत, इसको हमने 2 वर्ग में बांट करके, और एक लौकिक संस्कृत। संस्कृत के भी 2 वर्ग हो गए। वैदिक माने जिसमें ऋग्वेद वगैरह लिखा गया, और इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। ये कुछ किताबों में 1500 ईसा पूर्व भी लिखा गया है। क्योंकि आर्य कब आए थे इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, तो तमाम विद्वान 2000 ईसा पूर्व को मानते हैं। कुछ विद्वान जो है 2300 ईसा पूर्व को भी मानते हैं, और कुछ विद्वान 1500 ईसा। तो इसे मोटे तौर से 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना गया। लौकिक संस्कृत का जो समय था वह 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व का समय, ये लौकिक संस्कृत का समय है, जिसमें वाल्मीकि कृत रामायण और वेदव्यास कृत महाभारत लिखा गया। अब ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। एक है प्रथम प्राकृत, दूसरा है द्वितीय प्राकृत, और तीसरा है तृतीय प्राकृत। अब प्रथम प्राकृत को आप पाल कह सकते हैं। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी है। द्वितीय प्राकृत को आप प्राकृत कह सकते हैं। इसमें 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी का जो समय खंड है उसे प्राकृत के नाम से जाना गया। तृतीय प्राकृत में आपका अपभ्रंश आएगा। यह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो समय है वह तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो ये था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद आता है आधुनिक आर्य भाषा। इसका समय 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है, और इसी में आपका हिंदी, बंगाली, मराठी इत्यादि जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत। तो जो मुख्य है हिंदी, तो उसका समय है 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक। तो ये हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती जो भी भाषाएं हैं यह अपभ्रंश से होकर आई हैं। मतलब इसके पहले आधुनिक आर्य भाषा के पहले का जो कड़ी है उस भाषा को हम कहते हैं अपभ्रंश। तो देखिए, परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि हिंदी का विकास का जो क्रम है वह क्या है। तो हिंदी का जो विकास क्रम है, पहले वैदिक संस्कृत था, उसके बाद लौकिक संस्कृत हो गया, फिर पाल के बाद प्राकृत है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है। इसी में एक छोटा दौर अवहट्ट का भी चलता है, उसके बाद हिंदी है। तो ये कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है क्रम क्या है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, फिर पाली है गौतम बुद्ध जिसमें त्रिपिटक का उपदेश दिए हैं, फिर प्राकृत है जो महावीर प्रसाद जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ प्राकृत में लिखा है, फिर अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद हिंदी है।
तो हिंदी अब तक चल रहा है 1000 ईस्वी से लेके अब तक का जो समय है वह हिंदी के नाम से जाना जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अपभ्रंश से निकलने वाली उपभाषाएं, अपभ्रंश से निकलने वाली उपभाषाएं, क्योंकि जो संस्कृत के बाद पाली प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश आया, तो अपभ्रंश से जो उपभाषाएं निकली वह भौगोलिक स्थिति के आधार पर थी। किस आधार पर थी? भौगोलिक स्थिति के आधार पर थी। अपभ्रंश है, इससे निकले उपभाषा है। अब अपभ्रंश से पहला अपभ्रंश है सौरसेनी। सौरसेनी और सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। ये हमने बताया कि भौगोलिक भूखंड है, एक सुरसेन जनपद था, तो सुरसेन जनपद में जो अपभ्रंश बोला गया उसका नाम था सौरसेनी अपभ्रंश, और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी अर्थात ये हरियाणा, दिल्ली, पानीपत का जो क्षेत्र है ये सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है उपनागर। उपनागर को आप राजस्थानी कहते हैं। उपनागर अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा निकलती है। फिर है अर्धमागधी। अर्धमागधी, इससे आपका पूर्वी हिंदी है। फिर एक है मागधी, इससे उपभाषा निकली है, उसका नाम है बिहारी। इसके बाद खस है। खस से पहाड़ी है। खस से निकला है वह पहाड़ी है। इसके बाद है नागर। नागर गुजराती को कहते हैं। गुजराती के बाद फिर कैकय है। कैकय को आप पैसाची भी कहते हैं। पैसाची, अब कैकय को आप पैसाची कहते हैं, और इससे जो भाषा निकलती है उसका नाम है लहंदा। उसका नाम है लहंदा। इसके बाद एक है टक। टक शब्द में देखिए द्वित्व हो रहा है। टक शब्द में क्या हो रहा है? द्वित्व हो रहा है। इससे जो भाषा निकली है उसका नाम है पंजाबी। पंजाबी। इसके बाद है ब्राचड़। ये ब्राचड़ भी अपभ्रंश है। ब्राचड़ से सिंधी निकलता है। ब्राचड़ से सिंधी है। इसके बाद है महाराष्ट्री। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। अब महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से जो उपभाषा निकली उसका नाम है मराठी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश से जो उपभाषा निकली है उसका ये क्रम है। तो इसमें देखिए, ये तो अपभ्रंश से ये उपभाषा निकली। अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी में एक पश्चिमी है, एक हो गया, राजस्थानी 2 हो गया, पूर्वी हिंदी 3 हो गया, बिहारी 4 हो गया और पहाड़ी 5 हो गया। तो ये देखिए, ये 5 उपभाषा से हिंदी की 18 बोलियां निर्मित हुई। अगर इसको हम ऐसे बताएं आपको कि ये जैसे भारत का नक्शा है, अब इसमें देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं राजस्थानी, माने राजस्थान यहाँ है। राजस्थान से लेकर के ये पूरा भाग देख रहे हैं, ये पूरा भाग हिंदी का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? हिंदी का क्षेत्र है।
अब देखिए यहाँ राजस्थान, इसको पकड़ लीजिए, ये राजस्थान है। फिर यहाँ जो है हरियाणा है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, और ये आपका उत्तर प्रदेश है। फिर यहाँ बिहार है, यहाँ झारखंड है, यहाँ मध्य प्रदेश है, और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये आपका राजस्थान है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, अब यहाँ राजस्थान से लेके आप यहाँ बिहार तक चले जाइए, आपको हिंदी भाषा मिलेगी, ये हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आएगा। और यहाँ अगर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड से लेकर के हम छत्तीसगढ़ तक आएंगे तो ये पूरा जो एक बेल्ट है ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि हिंदी भाषा कितने प्रांतों में बोली जाती है, तो आप देख लीजिए हिंदी भाषा कितने प्रांतों में बोली जाती है। मान लीजिए ऑप्शन में आ गया 4, 6, 8, 10, अब आपको बताना है तो इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए हिंदी राजस्थान में बोली जा रही है, हरियाणा में बोली जा रही है, हिमाचल प्रदेश में बोली जा रही है, उत्तराखंड में बोली जा रही है, उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है, दिल्ली में बोली जा रही है हिंदी, मध्य प्रदेश में बोली जा रही है, छत्तीसगढ़ में बोली जा रही है, बिहार में बोली जा रही है, और झारखंड में बोली जा रही है। मतलब कि हिंदी कितने प्रांतों में बोली जा रही है, तो इसका जवाब है कि हिंदी जो है हिंदी 10 प्रांतों में बोली जा रही है, 10 प्रांतों में। और ये 10 प्रांत हैं, इसको भी आप जानते रहिए, हिंदी 10 प्रांतों में बोली जाती है। अब इन्हीं उपभाषाओं से अब आपको ये पता करना है कि कितनी बोलियां हैं हिंदी में। तो हिंदी में कुल 18 बोली है, हिंदी में कुल 18 बोली है। अब जैसे एक है पहला पश्चिमी हिंदी, पहला है पश्चिमी हिंदी। अब देखिए पश्चिमी हिंदी में एक है खड़ी बोली है, दूसरा है हरियाणी, इसे बांगरू भी कहते हैं, तीसरा है दक्षिणी, चौथा है ब्रजभाषा, पांचवा है कन्नौजी, और छठा बुंदेली है। मित्रों, कुछ किताबों में पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां दी गई हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे 6 बोली मानते हैं, दक्कनी को भी मानते हैं, और मानना चाहिए। उसका एक प्रबल तर्क ये है कि एक राजा थे, एक बादशाह थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका जो समय था वह 1325 से लेकर 1391 का समय था, और ये दिल्ली की अस्थिरता, दिल्ली पे लगातार आक्रमण हो रहा था, चंगेज खां का, तैमूर लंग का। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक एक सन की बादशाह था। इसने अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके चला गए, और दौलताबाद कहाँ था? अगर आज की हम बात करें तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश वाला जो ये क्षेत्र है दक्षिण भारत में, ये वहाँ लेकर चले गए, और दौलताबाद देवगिरी को अपनी राजधानी बना लिए। तो वहाँ जब ये मोहम्मद बिन तुगलक गए तो अपने साथ दिल्ली का और जो उत्तर भारत की तमाम जनता इनके साथ गई, और जा कर के दक्षिण भारत में दौलताबाद में बस गई। फिर बाद में फिर ये राजधानी परिवर्तन करते हैं, दिल्ली आते हैं, लेकिन जो जनता जाकर वहाँ बस गई, वही जो दिल्ली क्षेत्र वाली जनता थी वह जाके दक्षिण भारत में हिंदी बोलने लगी, और उस हिंदी को दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी
हिंदी की एक बोली है। तो इस तरह से पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? 6 हैं। अब इसमें गौर करिएगा, खड़ी बोली हरियाणवी और दक्खनी ये आकार बहुला है। क्या है? आकार बहुला का मतलब ये होता है, आकार बहुला का मतलब ये होता है कि इसके अंत में आ की मात्रा आती है, आकारांत कह लीजिए। जैसे वह जाता है, वह खाता है, नहाता, पढ़ता, आ माने आएगा। अब ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेली में ओकार बहुला है। इसमें ओ की मात्रा आएगी, मतलब गयो, नहायो, खायो, जायो, इस तरह से ये है। फिर पश्चिमी हिंदी के बाद दूसरा है खस। ये पहाड़ी जिसे कहते हैं, खस अपभ्रंश से पहाड़ी निकला है। पहाड़ी में 2 बोली है, 2 बोली। एक का नाम है कुमाऊनी, दूसरा का नाम है गढ़वाली। तो इसमें कितनी बोली है? 2। तीसरे पे है राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा से 4 बोली निकलती है। कितनी निकलती है? 4। एक है पश्चिमी राजस्थानी, इसको आप मारवाड़ी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मारवाड़ी। दूसरा है पूर्वी राजस्थानी, इसको आप मेवाती भी कह सकते हैं। तीसरा है पूर्वी राजस्थानी को आप जयपुर बोला जाता है, जयपुरी आप कह सकते हैं, जयपुरी। इसी को ढूंढाड़ी नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी राजस्थान को आप मेवाती कह सकते हैं, इसलिए यहाँ एक मेवात नाम की जाति पाई जाती थी, तो इसीलिए इसका नामकरण मेवाती किया गया। और ये उत्तरी राजस्थान में है। और उसके बाद दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत इसे आप मालवी भी कह सकते हैं। यहाँ मालवा वाला बेल्ट था जिसमें उज्जैन, इंदौर आज के समय में है। तो ये राजस्थानी की 4 बोलियाँ हैं। राजस्थानी की कितनी बोलियाँ हैं? 4। पहाड़ी की 2 और पश्चिमी हिंदी की 6। और राजस्थानी जो बोलियाँ हैं ये ट वर्ग प्रधान हैं। इसमें ट ठ ड ढ शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद 2 और बचता है, एक है बिहारी। ये देखिए चौथा क्या है? बिहारी। बिहारी में आप देखिए मगही है, फिर मैथिली है और फिर भोजपुरी है। अब जो भोजपुरी है ये इकार बहुला है, मतलब कि इसमें ई शब्दों का, जैसे नहैली, गैली, खैली, ये इकारांत है, ई शब्दों का प्रयोग आता है। 5वां उपभाषा है पूर्वी हिंदी। क्या पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी राजस्थानी, बिहारी हो गया। अब पूर्वी हिंदी बचता है, पूर्वी हिंदी। इसमें 3 बोली है, इसमें भी 3 बोली है और इसमें भी 3 बोली है। अवधी, इसके बाद बघेली है और फिर छत्तीसगढ़ी है। ये छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी को आप दक्षिणी कौशली भी कह सकते हैं, दक्षिणी कौशली भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये देखिए अवधी, बघेली, ये सब आकार बहुला है। क्या है? आकार। आकार का मतलब होता है जैसे नहाब, खाब, अंत में आए, जाब। तो ये अवधि का ये पहचान है, ये आकार बहुला है। अब देखिए प्रश्न ये है कि हिंदी में कुल कितनी बोली है। अगर हम बोली की बात करें तो देखिए 6 ये है पश्चिमी हिंदी में, पहाड़ी में 2, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15 और 15 ये पूर्वी हिंदी में भी 3 है। कितना है? 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो 15, 3 कितनी बोली हो गई? 18।
माने 5 उपभाषा कितना है, 5 उपभाषा में से बोली कितनी निर्मित हो रही है, 18। तो ये मित्रों आज का ये हमने भारतीय ईरानी का विस्तार से आप लोगों को कितनी उपभाषाएं कितनी बोलियां उसका चर्चा किए हैं। अब इसका हम अगला विस्तार आपको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अगर मित्रों ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।